पहला तो 28 आएगा, ए तो क्या आएगा 28, वो तो डायरेक्टली दिख रहा है मुझे। 7 लाख के ऊपर कितना गया, और टैक्स कितना आया 27,800 आया। तो बताओ मुझे वेदर बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा नहीं बोलना है, वेदर बी इज ग्रेटर देन ए, नो, तो रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट नहीं मिलेगा तो टैक्स कितना भरोगे, उतना ही भरोगे जितना 27,800 भरोगे, लेकिन फिर उसको पता ही आपको फिर शेष भी तो भरना पड़ेगा। तो ये आपका टैक्स का लायबिलिटी होगा 28,912 जाने दो 910, राउंड ऑफ ओके 910 आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो 28,000 पे मिलना बंद हो जाता है, क्या रेड्यूस रिबेट मिलना बंद हो जाता है। तो रेड्यूस रिबेट का कॉन्सेप्ट तुम लोग कहां तक लगाओगे, 7 लाख के ऊपर और 7,27,000 के आसपास रहेगा तो करके देखना है तो करके देखो। 7,27,500 ले लो, 7,27,500 पे टैक्स निकाल के देखो। पहला तो 27,500, टैक्स कितना आएगा 27,700 आ रहा है। देखो भाई टैक्स कितना आ रहा है, 27,750 आ रहा है। रिबेट मिलेगा, बताओ ना, बी इज ग्रेटर देन ए, कितने का मिलेगा 250 का, 250 का रिबेट मिलेगा तो 27,500 आप भरोगे प्लस 4% करना पड़ेगा आपको, मतलब 250 तक आ गए हो। 27,000 पे जाओगे तो अभी ऑब्वियसली मिलना चालू हो गया ना, मतलब अभी एग्जैक्टली कौन से रेंज में हम लोग आ गए, 27,500 तक भी रिबेट मिलता है। अब आप 100 रुपीज बढ़ाते जाओगे ना, ये जीरो होते जाएगा, तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 27,500 तक मिलता है, ऐसे आप याद रखो। अब मिलता है तो मैं तो बोलता हूँ एक ही नंबर याद रखो, 28,000 के नीचे मिलता है, 28,000 के ऊपर नहीं मिलता। कौन सा 28,000, 7 लाख, मतलब 2,28,000 के ऊपर आएगा तो आपको ये रिबेट के बारे में सोचना ही नहीं है, ना रेडियस मिलेगा ना पूरा मिलेगा। 7 लाख के नीचे रहेगा तो फुल रिबेट मिलेगा, 7 लाख से 7,28,000 के रेंज में रहेगा तो रेड्यूस रिबेट मिलेगा जो आपको करना पड़ेगा, और 7,28,000 के ऊपर रहेगा तो लिख के ले लो रिबेट नहीं मिलेगा। और ये नॉर्मल इनकम के साथ हमने खेला, स्पेशल इनकम डाल दोगे तो टैक्स निकालना इतना आसान नहीं होता। यू कैन नॉट कंप्यूट द टैक्स इन ए सिंगल क्लिक ना, क्योंकि आप इमीडिएटली अभी क्या करते हैं, अप टू 3 लाख नहीं, 3 लाख टू 6 लाख 5%, अबाउ 6 लाख जितना भी रहेगा उसका 10%। लेकिन अगर मैं उसमें लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन 2 लाख का डाल दूँ तो उसका तो 20% निकालना है, वो तो मैंने अलग से बता ही दिया आप लोगों को। तो आपको हर बार सोचना है कि क्या कॉम्बिनेशन आपके सामने आया है। प्लीज डू नॉट अज्यूम कि यही कॉम्बिनेशंस बनते हैं, देयर आर सो मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मैंने अभी 4-5 यहाँ पे इधर ही कवर कर ली क्योंकि टाइम सेव करना था। आई होप बट यू अंडरस्टूड द गेम कि हम कर क्या रहे हैं, रेड्यूस रिबेट क्या होता है, क्लियर है पक्का। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके पहले लॉ में ये था ही नहीं, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, और ये नहीं करते तभी भी चल जाता, लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट फिर हाँ मतलब फिर क्या है, फिर आर्टिकल लोगों को भी समझ में आता है ना। कल हमारे एक सीए दोस्त ने फ़ोन किया था, बोल रहे थे अरे सर मेरे ऑफिस से 3 आर्टिकल छोड़ के चले गए और उन्होंने खुद का फॉर्म चालू किया। हमारे आर्टिकल छोड़ के जाके खुद का फॉर्म चालू नहीं कर सकते। ऑल थैंक्स टू निर्मला सीतारमन जी कि उन्होंने ऐसा करके कुछ रखा है कि ज़िंदगी आसान नहीं लगती, ज़िंदगी डिफ़िकल्ट लगती है, और ज़िंदगी डिफ़िकल्ट है करके तो हमको पैसा मिलता है। मुझे बताओ टैक्स कंसल्टेंट क्या बताएगा अपने क्लाइंट को, 7 लाख के ऊपर इनकम होगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। आपको पता है ना अभी मिलता है, कौन सा पूरा नहीं मिलेगा, रेड्यूस रिबेट। ये कौन से रिजिम में पॉसिबल है, डिफॉल्ट में पॉसिबल है। ओल्ड रिजिम में ऐसा कुछ था क्या, उधर एकदम सिंपल था, 5 लाख के ऊपर ना बाबा भर, पूरा भर, 5 के नीचे मत भर। ये समझ रहे हैं ना। ये कौन से अमीर लोग है समझ में आ रहा है क्या आपको, ये कौन सा 4 व्हीलर वाला है समझ रहा है, 7 लाख के ऊपर वाला जो गया है ये, हाँ ये नैनो वाला 4 व्हीलर वाला, ये मारुति 800 वाला है। मतलब ये अमीर बना है
मतलब मिडिल क्लास पे आ गया है, लेकिन हरकतें अभी भी लोअर क्लास वाली। वो नहीं क्या होता कि 4 व्हीलर वाले भी कट मार के निकलते। 4 व्हीलर मतलब कैसा, आपको पेशेंस से जाना है। कट कौन मारता है, 2 व्हीलर वाले, समझ में आ रहा है। लेकिन जो ट्रांजिशनल फेज में रहता है, मतलब अभी अभी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे अपग्रेड हुआ है, उसमें पेशेंस नहीं होते। वो हमेशा जरा सी जगह देखता है, अच्छा दिख रही जगह मार दे कट, समझ रहा है ना। ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मिडिल क्लास में तो आ चुके हैं। मिडिल क्लास में मतलब 7 लाख का इनकम इन्होंने क्रॉस कर लिया, लेकिन बहुत अच्छे से मिडिल क्लास में नहीं आए, अभी बॉर्डर के आजू बाजू में ही है। मतलब थोड़ा इधर उधर कर दोगे तो फिर से लोअर क्लास में चले जाएंगे। अरे 15-20 हज़ार की तो बात कर रहे हैं हम, किसी का तो 1000 रुपये है खाली। सो लोअर क्लास और मिडिल क्लास में कितना फर्क है आपका, 1000 रुपये से। तो उसको बुरा लगेगा ना रे, 1000 रुपये की वजह से मेरे सारे वो बेनिफिट मेरे से छीन लिए गवर्नमेंट ने, जो मुझे मिलते। अगर ये 1000 रुपया नहीं होता तो गवर्नमेंट बोलता है काम कर ले, 1000 रुपया दे दे, तेरा टैक्स तो कम से कम 0 करने का ट्राई करते हैं। मतलब घर से लाके नहीं भरना है, ठीक है ना। तो रिबेट जो नहीं मिल रहा था वो मिलेगा, लेकिन रिड्यूस मिलेगा। दिस इज द थॉट प्रोसेस। ह्यूज चैलेंजेस इन द मार्केट बिकॉज ऑफ दिस, कि किसके सामने मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जस्टिफाइबल है क्या, ये जस्टिफाइबल नहीं है क्या। लॉट ऑफ पीपल आर फाइटिंग बिकॉज ऑफ दिस। स्पेशल इनकम के साथ आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हो तो इनजस्टिस भी क्रिएट हो रहा है। पर्सन हु इज अर्निंग हायर इनकम इज पेइंग लेस अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड पर्सन हु इज अर्निंग लोअर इनकम विल पे मोर अमाउंट ऑफ टैक्सेस। इसके वजह से तो देर आर लॉट ऑफ डिस्प्यूट गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। आई होप मिनिस्ट्री विल टेक चार्ज ऑफ दैट एंड आई होप दे विल ब्रिंग सम गुड अमेंडमेंट इन 87A। मैं तो बोलता है डिलीट ही कर दो। मुझे अगर कोई पूछे तो स्लैब बना दो अच्छे से, कि सर 5 लाख का स्लैब, 4 लाख का स्लैब, 8 लाख का स्लैब, जो तुमको स्लैब ठीक लगता है वो स्लैब बना दो और डिलीट कर दो। मिलने दो अमीर लोगों को। उनका क्या है कि उनको अमीर लोगों को ये ले लेना ना, अमीर लोगों को बेनिफिट नहीं देना है, इसलिए इन्होंने रिबेट का कॉन्सेप्ट निकाला है। स्लैब अगर डायरेक्टली 7 लाख का हो जाएगा तो सेकंड भी है। सेवन लाख तक का स्लैब अगर ही कर दे डायरेक्टली तो करोड़पति लोग भी बेनिफिट लेंगे ना। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि अमीर लोगों को भी अगर थोड़ा बेनिफिट मिल गया तो सरचार्ज वगैरह भी वही लोग भर रहे हैं ना, तो जाने दो ना। तुम अमीर लोगों की मारने के लिए सिलेबस क्यों बढ़ा रहे हो? अरे ये नहीं होता तो 2 घंटे हमारे बच नहीं जाते। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं, फिर मजा कैसे आएगा हमें? मजा भी तो आना चाहिए। आप अपने आप को चैलेंज कैसे करोगे? तो दे कैन एक्चुअली राइट दिस थिंग्स इन वेरी सिंपल थिंग, सिंपल लैंग्वेज, बट दे आर नॉट राइटिंग इट इन अ सिंपल वे, दे आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड सो दैट यू अप्रिशिएट इट, कि आसान नहीं है ये, आसान कभी था ही नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको पता ही है हर बार कितना लगता है, 4% का लगता है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ, इसका गेम ही अलग है मार्जिनल रिलीफ का, तो मैं वो आज नहीं कवर करना चाहता। मार्जिनल रिलीफ, मैं मार्जिनल रिलीफ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। मार्जिनल रिलीफ वी विल डू एट ए एंड ऑफ द सिलेबस, मतलब एंड ऑफ द सिलेबस मतलब जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड साइली से मैं कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके लूँगा पहले ही, ठीक है, तो क्योंकि टाइम बचाना चाहता हूँ मैं, तो हम तभी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पहले से ही रेडी करके लाऊंगा। अभी क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस मैं बना के दे रहा हूँ ना आपको, तो टाइम लगता है टाइपिंग करने के लिए। मार्जिनल रिलीफ के कम से कम आपको मैं 10 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, तब जाके आपको मार्जिनल रिलीफ क्या है वो मार्जिनली समझेगा। मार्जिनल मतलब थोड़ा सा रिलीफ, आपको कैसा समझेगा? मार्जिनली, थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। मैंने हर बार सिखाया आपको कैसे निकाला जाता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इनकम। एक एमएमआर करके कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, जो आगे जाके यूज होगा, खास करके एओपी बीवाई में यूज होगा। यहाँ पे दिखा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एओपी बीवाई के असेसमेंट में हम एमएमआर को यूज करेंगे। टीडीएस के चैप्टर में भी पहले यूज होता था, लेकिन वहाँ भी कम हो रहा है।
लेकिन 99% ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, एओपी भी हुआ है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। दूसरी भाषा में, सर ऐसा टैक्स का रेट बताओ जो हाईएस्ट होता है हमारे देश में, हाईएस्ट पॉसिबल टैक्स का रेट। अभी उसके दो अलग अलग रिजिम है, डिफॉल्ट रिजिम का अलग निकलेगा और ऑप्शनल रिजिम का अलग निकलेगा। फिर भी मुझे आप बता दो ज़्यादा कौन से रिजिम में टैक्स लगता है? ओल्ड रिजिम में ज़्यादा लगता है क्योंकि उसके रेट ज़्यादा है। तो हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है ओल्ड रिजिम में? 30%। 10 लाख के बाद कितना होता है? हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज क्या है? 37%। 5 करोड़ के ऊपर जाता है तो। एंड हाईएस्ट रेट ऑफ सेस क्या है? तो करो कैलसी पे, 30 लेना है, 30 पे 37 ऐड करना है, उसमें 4 ऐड करना है। तो ये आ रहा है आपको 42.74। अभी 42.744 याद नहीं रख सकते आप, अजीब सा नंबर है, बट कैन यू एटलीस्ट रिमेंबर दिस की एमएमआर अगर हमको कोई बोलता है तो हाईएस्ट पॉसिबल टैक्स रेट लेना है इंडिविजुअल का, दैट इज 30 प्लस 37 प्लस 4% ना, 30 का 37% प्लस उसका 4%, तो ये कितना आ रहा है? 42.744। ये आना चाहिए आपके पास, कैलसी होनी चाहिए, कैलसी होती तो आता है, मोबाइल होता है तो नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए मोबाइल लाना। ऋषि, कल से अगर किसी ने मोबाइल लाया बैच में 50 रुपया फाइन है, ठीक है ना। टेबल पे मोबाइल रख के लेक्चर अटेंड करते मेरे को इंसल्टिंग फील होता है, बताओ ना। मेरे को मोबाइल रखो टेबल पे, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसको कितना दे दो, 50 रुपया दे दो, हमारा नाश्ते का पैसा कम से कम रिकवर हो जाए। चोरी पढ़ने के लिए कितने बच्चे रेडी हो? एडवांस लेवल की, चलो पढ़ा देता हूं। हाँ नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग पे पढ़ाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। बाकी हमारे रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी तो पता, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन तुम समझदार हो, मैं तुमको पढ़ा इसलिए रहा हूं कि तुम लोग ये ना करो। हेलो, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? कि तुम लोग ये ना करो, ये नहीं करते। टैक्स की चोरी करते हैं क्या? नहीं करते। टैक्स की चोरी करोगे तो नर्क में जाएंगे हम, ठीक है ना। आप लोग डिसाइड कर लो, आपको स्वर्ग में जाना है कि नर्क में जाना है, ठीक है ना। ये आप डिसाइड करोगे, मैं थोड़ी ना क्या डिसाइड करूंगा। मैं बता रहा हूं मत करो, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्या नहीं करना है। हाँ वही, क्या नहीं करना है वो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो तुमको ये पता ही नहीं चलेगा कि चोरी कैसे होती है, तो यू विल नेवर अप्रिशिएट इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। तो चालू करें। ये मेरे साथ भी हुआ है, वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो ऑब्वियसली अभी नहीं बताऊंगा, या नहीं बताऊं वही अच्छा है। कुछ कुछ चीजें होती है ना लाइफ में, हो जाती है, वो पास्ट में ही रहनी चाहिए, उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए। तो मैं कभी तो सीए फाइनल में था, ऑब्वियसली रहूंगा, कंप्लीट किया तो फाइनल ईयर भी तो रहेगा। और अब जब फाइनल ईयर में रहते हो ना, और आपके आंखों के सामने जब लॉ बदल, क्योंकि आप फाइनल ईयर में बहुत टाइम तक रहते हो, आप समझ रहे हो ना। एक तो इंटर पास करने के बाद हमारे टाइम पे 3 साल का आर्टिकलशिप था, तो आपको ऐसे भी 3 साल रहना ही है, मतलब 3 बजट तो दिख ही गए आपको। अब फाइनल में ही हो, आप लॉ पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो और वो लोग लॉ बदल रहे हैं आपके सामने। कितना बुरा लगता होगा कि अरे अभी तो याद किया था, बदल दिया। और ऐसा एक आध अमेंडमेंट लाना अलग चीज है। कंपनीज एक्ट 1956 का डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट, पूरा नया लॉ मजाक बना के रखा था यार मेरे फाइनल के टाइम पे। 2012 में प्रणब मुखर्जी ने बोला जीएसटी आके रहेगा, मैंने आधा डजन इनडायरेक्ट टैक्स रट के रखा था, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स रट के रखा था, क्लॉज बाय क्लॉज, प्रोवाइजो बाय प्रोवाइजो। निकाल देने ऐसे बोले, हमने जीएसटी पढ़ना चालू किया कि पुराना तो पढ़ के रखा है, नया पढ़ लो, फिर लाया नहीं। तुम समझ रहे हो जिंदगी की हालत क्या हो रही है? जो पढ़े जा रहा हूं वो निकाले जा रहे, और कुछ चीजें बोल के रख रहे कि निकाल देंगे, तो नहीं पढ़ रहे, वो ला नहीं रहे। ऐसा था फाइनल मेरा। उसमें एक सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना।
IFOS का सेक्शन है, हम लोग IFOS में जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत दूर है, आपको तो सैलरी ढंग से नहीं आती अभी तक। तो IFOS में एक सेक्शन है, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि बिना सेक्शन का करके कुछ मतलब ही नहीं है। एक कंपनी है जिसका नाम बहुत लवली है, ठीक है ना, उसका नाम ही था लवली एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये आपके रेफरेंस के लिए कि ऐसा भी कुछ हुआ था। अब लवली एक्सपोर्ट का नाम हम खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम कोई भी एक कंपनी का नाम रखेंगे। क्या रखेंगे बताइए, अपने यहाँ पे कुछ रहे क्या? हाँ, ये मयूर नाम लिख देते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। मयूर प्राइवेट लिमिटेड हमारा है। फिर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इसके पास क्या है, बहुत सारा ब्लैक का पैसा है। ये घर है मयूर का या ऑफिस है, और ऑफिस में ऐसे मयूर ने थप्पी लगा के रखी है, कैश की थप्पी, ठीक है ना, थप्पी लगा के रखी है, कंटेनर भर के कैश है। समझ में आ रहा है? बहुत कैश है, बहुत, 100 करोड़ है। बहुत को भी बोल देता हूं, कितने करोड़ है? जितने भी यहां पे महान लोग बैठे हैं, बताओ, कन्वर्ट करके बताओ। ऑब्वियसली ये कौन सा है? ब्लैक मनी है कि व्हाइट है? थप्पी लगा के रखे हो तो कौन सा मनी होता है? ब्लैक मनी होता है। लगाओ जितना दिमाग लगा सकते हो। क्या करोगे आप ब्लैक के साथ? क्या क्या मन में आता है सब बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स आपको कहां कहां पे मारेगा। मेरा तो काम हुआ है ना, मेरा काम क्या है, आपको पढ़ाना कि क्या नहीं करना है। लेकिन आपके मन में क्या क्या आ रहा है वो तो बताओ पहले। 100 करोड़ का जब ब्लैक मनी होगा तो क्या क्या करोगे आप? कुछ भी, हाँ, कुछ भी आपके मन में आना चाहिए। बहुत सारा पैसा है और निकाल देना है, रखना नहीं है। आप बोलोगे रखे रहो, कागज की गड्डी आई है ना, फिर रखे रहोगे तो उसका क्या वर्थ? और डिमोनेटाइजेशन जैसा कभी भी हो सकता है, तो रद्दी हो जाएगी, कचरे के डब्बे में फेंकनी पड़ेगी, डिपॉजिट तो कर नहीं पाओगे। तो ये डर हमेशा से है आपके पास। फिर इनकम टैक्स की रेड आ सकती है, आपका ही कोई एम्प्लॉय जाके बता दे, अरे सर के केबिन में 100 करोड़ पड़े हैं, चोरी हो जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, चूहे खा जाए, तो ये प्रॉब्लम है। हमें कैश को कैश में नहीं रखना है। या तो इसको खर्चा करके खत्म करो या इधर से गायब करो। बताओ, दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो, सोचो। धन्या क्या करेगा? 100 करोड़ का कैश होगा, क्या करेगा? नहीं, लैंड परचेस करने जाओगे, कैश में होता है लैंड परचेस? कैश में होता है क्या परचेस लैंड? आज के तारीख में लैंड परचेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्री करनी पड़ती है। रजिस्ट्री करने के लिए आप कैश दे नहीं सकते वहाँ पे। हाँ, आप थोड़ा वाइट थोड़ा ब्लैक यूज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन तो करना, लेकिन वाइट रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखा सकते 100 रुपया वाइट और 100 एकड़ ज़मीन लिया। 100 रुपये में 100 एकड़ नहीं मिलता, लाख रुपए में भी 100 एकड़ नहीं मिलता। तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसा आपको वाइट दिखाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं है। वाइट नहीं है आपके पास। आप ऐसा अज्यूम मत करो कि आपके पास बहुत वाइट है बहुत ब्लैक है। आपके पास ओनली क्या है? ब्लैक है। अब बताओ, तो ये पॉसिबल है लैंड लेना। मतलब मैं सारा चैलेंज भी नहीं करना चाहता, लैंड लेना पॉसिबल है, लेकिन फिर याद रखो महताब बोलते थे झूठ को चलने के लिए सच के पांव होने चाहिए। झूठ के अपने पांव, झूठ के अपने लेग्स नहीं होते। वैसे ब्लैक का अपने लेग नहीं होते। ब्लैक हैंडीकैप होता है। ब्लैक को चलना अगर होगा तो नीचे लेग किसके लगाने पड़ते हैं? वाइट के। आप 60-40 कर सकते हो, 40-60 कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो, लेकिन 50% 40 करोड़ की जमीन आप लेना चाहते हो तो 20 करोड़ तो आपके पास क्या होना चाहिए?
वाइट होना चाहिए, एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बता रहा हूं कि ये हो रहा है मार्केट में, और गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट अगर कुछ कर सकता है तो करे, लेकिन ये मार्केट में आज भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। रियल एस्टेट में ब्लैक नाचता है, खेलता नहीं, नाचता है ब्लैक रियल एस्टेट में, है तो है, एक्सेप्ट करते हैं। और $100 करोड़ है, हाँ वही बता रहा हूं ना, नहीं होता तो टेंशन ही नहीं है। आपके पास 100 करोड़ नहीं है ना, आपको टेंशन ही नहीं। अभी 100 करोड़ रख के दिखाओ मेरे को, आप बस आप इमेजिन करो ना, घर पे 100 करोड़ है, बीपी की गोली हाथ से चालू करनी पड़ेगी, जब जब बेल बजेगी फट के हाथ में आएगी कि कौन आ गया, बताओ, दिमाग तो लगाओ ना। नहीं बताओगे तो मैं नहीं जम रहा। ठीक है, नेक्स्ट सिलेबस। मेरे को क्या है, मैं चोरी पढ़ाने नहीं आया, मैं पढ़ाने आया है कि चोरी कैसे नहीं करनी है। चोरी तो आपको बतानी है। हाँ, फीस में स्विस बैंक में नहीं डाल सकते अभी। क्यों नहीं डाल सकते? पहले तो तुम्हारे बाप की है नहीं स्विस बैंक, हाँ, और तुम गोनी भर के इधर से एयरपोर्ट से पैसे नहीं, तो वही हवाला करो, जो भी करो। जो भी फॉरेन कंट्रीज थी पहले, उसके साथ गवर्नमेंट ने गार अग्रीमेंट साइन किया है। गार नहीं, सॉरी, वो वक्त अलग था ना, और वो मूवी था। DTAA साइन किया है। DTAA में 2 चीज बातें लिखी जाती है। एक लिखा जाता है कि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों देश में टैक्स नहीं लगना चाहिए, और दूसरा ये भी लिखा गया कि दोनों देश में टैक्स नहीं लगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों देश में टैक्स लगे ये तो गलत है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों देश में टैक्स नहीं लग रहा है। और जैसा स्विट्जरलैंड करके एक कंट्री था, स्विट्जरलैंड ने तो थोड़ी हिम्मत की थी साहब, उसके जैसा उसका एक एडवांस वर्जन था साइप्रस। दिस इज अ कंट्री कॉल्ड साइप्रस। साइप्रस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल दिया था, जाओ हम आपको डेटा नहीं देते। किसका डेटा नहीं देते? आपके इंडियंस का डेटा नहीं देंगे, जिन्होंने हमारे यहां पे ब्लैक पार्क करके रखा है। किधर ना किधर बैंक अकाउंट में रखोगे ना उधर। साइप्रस ने बोल दिया कि हम आपको डेटा नहीं देंगे। स्विट्जरलैंड ने भी बोला था, लेकिन पहला साइप्रस ने बोला। वो बोलते हैं ना, जो पहला आता है उसके कान के नीचे जोर से मार दिया, पीछे वाला ऑटोमेटिकली सुधर गया। तो स्विट्जरलैंड को तो बिना मारे सुधर गया, ठीक है ना। साइप्रस ने बोल दिया था गवर्नमेंट को कि डेटा नहीं देते। साइप्रस को हमने एंजा डिक्लेयर कर दिया, एंजा, हाँ एंजा। और साइप्रस में जो लोग होते हैं उनको हम प्लिंजा बोलते हैं। एक होता है एंजा और एक होता है प्लिंजा। एंजा क्या होता है? नोटिफाइड ज्यूरिडिक्शनल एरिया। प्लिंजा कौन होता है? पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड ज्यूरिडिक्शनल एरिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ? साइप्रस को प्लिंजा डिक्लेयर कर दिया, तो साइप्रस को जब प्लिंजा डिक्लेयर कर दिया था हमने, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि इंडिया का कोई भी बंदा इनके साथ व्यापार नहीं करेगा, और व्यापार करेगा तो यहां से वहां अगर पैसे जाएंगे तो हाईएस्ट पॉसिबल रेट, मतलब 30% प्लस रेट पे पहले टीडीएस काटोगे आप। मतलब आपकी डॉटर वहां पे पढ़ने गई है साइप्रस में, एजुकेशन है, बहुत ही जेन्युइन एक्सपेंस होगा, आप उसको यहाँ से इंडिया से पैसे भेजोगे, उसने कोई इनकम कमाया नहीं है, लेकिन आपको 30% टैक्स काटना पड़ेगा, टीडीएस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपका भाई है साइप्रस में, आपका बिजनेस है इंडिया में, आपको लोन दे रहा है। क्या दे रहा है? लोन इनकम है क्या? लेकिन ये लोग बोलते मान लेंगे कि क्या है, लोन, और इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे थे उसके साथ? क्योंकि उसने डेटा देने से मना किया। और आपका गलती से साइप्रस में कोई भी कनेक्शन निकले, कोई भी, आप खाली टूरिस्ट करके भी वहां पे गए रहोगे, तभी भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही आएगा, स्क्रूटिनी ओपन होगा ही होगा, इनकम टैक्स घुस जाएगा। आप बताओ, साइप्रस के साथ आप व्यापार करोगे? कोई ट्रांजैक्शन करोगे?
अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजोगे, पिकनिक पे जाओगे? साइप्रस का इकोनॉमी हिल गया साहब। और ऐसा उसने खाली इंडिया के साथ नहीं किया होगा, और भी देशों के साथ किया होगा। और इंडिया इज अ वेरी फ्रेंडली नेशन। हमारा बहुत सारे, अरे हमारी दुश्मनी जैसे कुछ लोगों से है, वैसे हमारे दोस्ती भी तो बहुत सारे लोगों से है। वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया। वी हैव, रशिया तो क्या अपना ही है, हाँ। तो वी हैव वेरी गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद रशिया, वी हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद सिंगापुर, वी हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इवन अमेरिका टू सम एक्सटेंट। जापान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, बड़े बड़े देशों के साथ हमने बहुत अच्छा। यूनाइटेड नेशंस में वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर नाउ। डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन नाउ। और हमारे साथ बहुत सारे लोग फ्रेंड, और हमने उनको क्या ही मांगा, पैसे थोड़े ना क्या मांगे थे उनसे। हमने खाली क्या मांगा कि जो इंडियन ने तुम्हारे पास अकाउंट में पैसे रखे हैं उसका डेटा दे दो। खाली पैसे का नहीं, आपके यहाँ पे ज़मीन ली होगी, आपके यहाँ पे इक्विटी में पैसे लगाए होंगे, हमें सारी इंफॉर्मेशन दो। ग्लोबल की नहीं चाहिए हमको, इंडियन। आपको तो पता चलता है ना, आप साइप्रस हो, आपके यहाँ पे कोई भी आता होगा तो कोई अकाउंट वगैरह खोलने के टाइम पे कुछ तो केवाईसी वगैरह करते रहोगे, आप भी पासपोर्ट वगैरह मांगते रहोगे। पता चलता है इंडिया का पासपोर्ट है, आप डेटा फिल्टर मारो और हमें सेंड कर दो। हमें भी देखना है कि इंडिया, गलत थोड़ी ना कि साइप्रस में प्रॉपर्टी लेना गलत नहीं है। हम खाली बोल रहे हैं हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट को पता चल गया तो, गवर्नमेंट को पता चल गया आपका 100 करोड़ साइप्रस में या स्विट्जरलैंड में है। अब जो स्विस बोल रहे थे ना, स्विट्जरलैंड ने भी बोला हम वो डेटा नहीं देते सर। हमने बोला साइप्रस से एक बार पूछ लो। हमें ये रिप्लाई देने से पहले एक बार साइप्रस ने भी चालू किया डेटा देना। आज के तारीख में ऐसा एक भी देश नहीं है पूरे ग्लोब में जो इंडिया को ये बोले कि जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, डेटा नहीं देंगे। ऐसा एक भी देश नहीं है, इंक्लूडिंग साइप्रस एंड स्विट्जरलैंड, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दे हैव स्टार्टेड गिविंग डेटा वेरी फ्रेंडली, बिना मांगे। मतलब तुम स्विट्जरलैंड में अकाउंट ओपन करो किसी बैंक में, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा नहीं, वो खुद ही दे रहे हैं। सर मयूर साहब ने अकाउंट खोला है समझ रहा है आपको? तो वो भी पॉसिबल अभी नहीं है, सीधा पॉसिबल नहीं। थोड़ा टेढ़ा करोगे तो इंडिया के साथ वो ट्रीटी है ना। नहीं, पहचान छोड़ दो। ऐसा कोई देश देखो जिसके साथ उसका कोई ट्रीटी नहीं है। आपने 20 कंट्री से पैसे घुमाए तो पकड़ना आसान होगा क्या? 20 डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट अमाउंट। 100 करोड़ एक जगह पे जाएगा तो पकड़े जाओगे। 100 करोड़ 200 कंट्रीज में गए तो नहीं पकड़े जाओगे, बहुत कम है चांसेस। और वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर करके एक जगह पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है पैसा। इतने बड़े लेवल का ऑपरेशन कर पाओगे क्या अभी की तारीख में आप? तुमको तो 200 देशों के नाम भी नहीं पता। हाँ 200 बहुत हो गया। देश 200 प्लस है, आइलैंड्स वगैरह भी है बहुत सारे। बहुत आगे निकल गए। तुम ना जिंदगी एंजॉय नहीं करना चाहते हो साहब। तुम खाली ब्लैक, मतलब पता नहीं किसके लिए जमा करके रखा आपने। अरे ब्लैक है, 100 करोड़ है, शौक तो पूरे कर लो अपने। हाँ बैंकॉक तो जाओ, मसाज विसाज तो ले लो पहले। हाँ नहीं सच है ना, जिसके पास 100 करोड़ है वो जिंदगी जिएगा कि नहीं? तो क्या क्या करोगे पहले वो भी तो बताओ। तुम डायरेक्टली कन्वर्ट करना भी, मतलब बहुत एडवांस लेवल पे चले गए साहब आप। 100 करोड़ वाली की औकात नहीं होती इतना करने के लिए, उसके लिए 1000 करोड़ 10,000 करोड़ होना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं अभी। 100 करोड़ तो बड़े बड़े लोग ऐसे ही फूंक देते हैं, तो पहले फूंकना तो चालू करो। बताओ, तो ये साहब बैंकॉक जाएंगे, मसाज लेंगे, कितने में आता है पता है मसाज? रेंज तो बता। एक हाँ, अरे 30,000 40,000 से चालू होता है। हाँ 100 करोड़ है,
ऐसा ना हो कि मसाज करने के लेने के बाद बॉडी दुखना चालू हो जाए कि कुछ ज़्यादा ही मसाज ले रहा हूँ। तो बैंकॉक आप जाओगे, मलेशिया जाओगे, यहाँ वहाँ जाओगे, ब्लैक लेके जाओगे, ब्लैक ही लेके जाओगे। आपको लग रहा है गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा आप कितना मसाज ले रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है ना। आपके पासपोर्ट पे बार बार प्रिंट होगा फॉरेन में जा रहे हो, तो फॉरेन में मसाज नहीं लेने का। मैंने बता दिया आपको। आपके मन में आया कि मैं ब्लैक को ऐसे करूँगा, मैं क्या बता रहा हूँ? अरे आप फॉरेन में जाओगे तो सिस्टम में आओगे कि नहीं? हाईलाइट हो जाओगे ना सिस्टम में, इमिग्रेशन के, इनकम टैक्स के, कि ये बार बार 15-15 दिन में क्यों जा रहा है ये? क्योंकि आपके पास बहुत होगा तो 15 साल में एक बार तो कोई भी जा सकता है मसाज लेने। गरीब भी जाके आ जाता है कभी कभी बेचारा। लेकिन ये 15 दिन में, महीने भर में जाने वाले, और तुम्हारा जाने के टाइम पे एटीट्यूड, आने के टाइम पे एटीट्यूड, तुम्हारा जो फ्लाइट का बुकिंग का है, इकोनॉमी क्लास से तो जाओगे नहीं, बिजनेस क्लास से जाओगे, तो गवर्नमेंट भी बोलेगा दिस इज बिजनेस, तो फॉरेन नहीं जा सकते। सो सॉरी। और इंडिया में मसाज लोगे तो 500 रुपये से चालू होता है, तो पैसे खत्म होंगे नहीं, पैसे खत्म भी करने हैं। अब बताओ क्या करोगे? हॉर्स रेसिंग में पैसे लगाओगे तो और पैसे आएंगे। पहले जो है वो खत्म नहीं हो रहे हैं तो हारने के लिए लगाना तो चुपचाप टैक्स ही भर देते, तो इतना टेंशन ही नहीं आता। नहीं कोई जेल नहीं हो सकती। आप जाके खुद टैक्स भरो, गवर्नमेंट नहीं करता जेल वगैरह, गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप भरो टैक्स, या धीरे धीरे वाइट कन्वर्ट करके भरो ना। एक तो ब्लैक का वाइट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक दुकान चालू करो, जीएसटी का नंबर निकाल लो और रोज सेल्स मारो B2C। अरे तुम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो जिंदगी को? तुमने 4 दुकान दिखा दी है, तुम्हारी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा है। अरे तुम बिल मारे जा रहे हो, रोज आप 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया डिपॉजिट करो, गवर्नमेंट पूछेगा कहां से लाते हो? सब दुकान है, कस्टमर आता है, पैसे देके जा रहा है, डिपॉजिट करूंगा, लेकिन उसमें 18% जीएसटी भरना पड़ेगा, मतलब जो भी एप्लीकेबल जीएसटी होगा वो जीएसटी भरना पड़ेगा। और क्योंकि ब्लैक का व्हाइट कन्वर्ट कर दिया आपने, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा आपको। समझ रहे आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो इनकम एक्सपेंस बना के आपको ये करना पड़ेगा। और आसान क्या है? एग्रीकल्चर करो। एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड क्या है? बोलो। एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड क्या है? ना जीएसटी है ना इनकम टैक्स है, लेकिन आप 1 एकड़ के जमीन पे 100 करोड़ का इनकम नहीं दिखा सकते। तो रीजनेबल होना चाहिए, जितना फार्मर, नॉर्मल फार्मर को इनकम होता है उतना ही आप डिपॉजिट करोगे। पता चला आपका पूरा तालुका 3 एकड़ के में, ठीक है ना, खाली 100 टन गन्ना निकाल पा रहा है, तो 1 टन में, 1 एकड़ में 40 टन निकाल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगा इनकम टैक्स वगैरह रहने दो, पहले इसका गन्ना जाके चेक करो कि ये कैसे उगा पा रहा है इतने कम जमीन में इतना ही। हाँ, मतलब हाँ, क्या ऐसा कर रहा है कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है इसकी, वो देखने आ जाएगा तो पकड़े जाओगे आप। तो अगेन, झूठ चलने के लिए क्या चाहिए? सच के पाँव चाहिए। तो वाइट चाहिए आपको, तो लैंड सच में होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सच में होना चाहिए। और आपको फिर पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो और पैसे आएंगे। पैसे तो नहीं आने थे पैसे तो बहुत है। पता चला साला तुमने ब्लैक का व्हाइट करने के लिए एग्रीकल्चर चालू किया, वो इतना प्रॉस्परस हो गया कि 200 करोड़ और आ गए हाँ, वो व्हाइट में है ना, लेकिन फिर ब्लैक तो ब्लैक का वैसे ही पड़ा रहा ना, ब्लैक किधर गया ही नहीं। क्योंकि आप ब्लैक भी जमा कर दोगे व्हाइट के साथ तो अनरीजनेबल दिखना चालू हो जाएगा। गवर्नमेंट पूछेगा मार्केट में 40 रुपया किलो टोमेटो चालू है, तेरा 150 रुपया क्यों जा रहा है? क्वांटिटी तो चेंज नहीं कर सकता, लाइन का और रेशो जो रहेगा वो चेंज नहीं कर सकता, तो प्राइस के साथ खेल सकता है। हाँ, 40 का 42 बोल सकता है तो, कि मेरा थोड़ा टोमेटो प्रीमियम है, CA सर्टिफाइड है। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है ना, लेकिन पैकेजिंग वगैरह हम अच्छा करके देते, बोल सकते हो आप। लेकिन 40 का 80 नहीं समझ में आता, 40 का 100 नहीं समझ में आता, उसी प्राइस के रेंज में रखना पड़ता है।
ये है पॉसिबल। मैं आपको दोनों बताऊंगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बताओ, गाड़ी बीड़ी लोगे कि नहीं? 100 करोड़ कैश है, बहुत सारी गाड़ियां लेंगे ना। जैसे ही 10 लाख के ऊपर गाड़ी लोगे, 10 लाख के ऊपर ही लोगे कि नहीं? 100 करोड़ है, नैनो लेके घूमोगे क्या? 10 लाख के ऊपर की जैसे ही गाड़ी लोगे, गवर्नमेंट आपसे 1% का TCS लेता है। क्या लेता है? याद आ रहा है TCS करके एक चैप्टर था, TDS का छोटा भाई। तो गवर्नमेंट बोलता है तू 1 करोड़ की गाड़ी ले ले, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर कितना भर? 1% TCS भर दे। तो 1 करोड़ 1 लाख भरना पड़ेगा आपको उधर गाड़ी लेने के टाइम पे। डीलर आपसे 1 करोड़ तो गाड़ी के लिए लेगा और एक्स्ट्रा 1% गवर्नमेंट को देने के लिए लेगा, और जिसका आपको TDS की जैसे क्रेडिट मिलेगा, मतलब वो कॉस्ट नहीं है आपकी, आपने खाली एडवांस में भर दिया टैक्स। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है 1% टैक्स में आपके? गवर्नमेंट तो ये जानना चाहता है देश में ऐसा कौन सा गरीब पैदा हो गया जो IT रिटर्न तो भरता नहीं लेकिन 1 करोड़ की गाड़ी लेके गया आज। जैसे आप 1 आध करोड़ की गाड़ी ले लोगे, उनके TCS के डेटाबेस में डेटा अपडेट हो जाएगा, वो आपकी पिछली 10 साल की हिस्ट्री देखेगा, 10 साल से आप रिटर्न कितना दिखा रहे हो, और आप रिबेट मारे जा रहे हो हर साल। रिबेट वाला इंसान मर्सिडीज नहीं घूम सकता, तो ये कहां से आया? ऊपर का कहां से आता है फिर? कैन यू गेस? ब्लैक में है ना। तो इनकम टैक्स क्या कर देगा? इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगा। आप जमीन के ऊपर जमीन लिए जा रहे हो, रजिस्ट्री होते जाएगी। गरीब लोग जमीन के ऊपर जमीन लेते हैं क्या कभी? आप लोगों ने लास्ट टाइम जमीन कब खरीदी थी? नहीं खरीदी ना, क्योंकि आप गरीब हो। तो अगर बार बार आपके नाम पे रजिस्ट्री आएगी, भले कम प्राइस पे आएगी, भले आपने प्राइस मैनेज किया हुआ है, तभी भी आपको इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बोल नहीं रहा है कि आप चोरी हो, लेकिन आपको यह तो समझ में आना चाहिए कि आप हाईलाइटेड हो रहे हो, सिस्टम में आ रहे हो। जहां पे भी आपका आधार गया, जहां पे भी आपका पैन गया, सिस्टम्स में आ गए आप। और तो गाड़ी भी नहीं ले सकते, टेक्निकली लेने के लिए ले सकते हो, लेकिन फिर सिस्टम में दिखना चालू हो जाओगे। और बताओ, और क्या करोगे ब्लैक के साथ? गोल्ड लोगे, वो भी हाईलाइट हो सकता है। गोल्ड भी आपको GST में लेना पड़ता है। एक अमाउंट के बाद जब गोल्ड लेते हो तो दुकानदार आपका पैन और आधार आपका मांग लेता है। आप बोलोगे नहीं, मेरे पहचान की दुकान वाले, मैं 100 अलग अलग दुकान में जाके जमा करके रहूंगा। तूने खाली क्या किया पता है? नोट को मेटल में कन्वर्ट किया। हाँ, अभी तो ब्लैक में ही है। भूख लगेगी तो सोने का भाजी बना के खा नहीं सकता ना, खर्चा तो मार्केट में ही जाके करना पड़ेगा। बट दैट इज अनदर वे। बहुत सारे नोट को एक ईटा बना के रख सकते हो, मतलब कैश रखने के लिए जगह नहीं है घर में, तो क्या कर दो, सारे कैश को किस में कन्वर्ट कर दो? गोल्ड ब्रिक्स में, और एक दीवार बना लो गोल्ड की, और उसके ऊपर सीमेंट लगा दो, पड़ा रहेगा अंदर। अरे ऐसे क्या करते हो? रहेगा अंदर, निकालने का कभी नहीं, क्योंकि निकलेगा तो पकड़े जाओगे। आप बोलोगे 10 साल के बाद निकालूंगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, 10 साल के बाद तो पता चला वो गूगल मैप पे, सैटेलाइट पे ऐसा कुछ डाल देंगे वो लोग कि आइडेंटिफाई करेगा कि किसके घर में कैश है। स्कैन नहीं कर सकते क्या? अरे तू एक 5 रुपए की चीज मॉल में से लेके बाहर नहीं आ सकता, मशीन टू 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 करती है। तो वो लोग अगर इनकम टैक्स वाले अगर उतर गए अपनी औकात पे, तो एक एक सिटी को गूगल मैप पे लेके स्कैन नहीं मार सकते कि किधर ईटा का, मतलब किधर ईटा सोने का है, देख लो जरा, मेटल का। हाँ, ईटा ब्रिक्स, गोल्ड ब्रिक्स, गोल्ड बिस्किट ढूंढ सकते हो लोग। मेटल डिटेक्टर होता है ना उनके पास, ढूंढने नहीं जाएंगे तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में हो सकता है। तो फ्यूचर, आप ये मत सोचो कि प्रेजेंट का ब्लैक फ्यूचर में यूज करूंगा, ये तो और मूर्खपना है। फ्यूचर में तो ब्लैक लेके घूमना मतलब करेंसी करके नाम ही नहीं होगा फ्यूचर में, देयर वोंट बी करेंसी। आज एटलीस्ट है करेंसी करके कुछ, तो आने वाले 10 साल में आई एम गिविंग यू एश्योरेंस की करेंसी करके होगा ही नहीं कुछ। एवरीथिंग विल बी डिजिटल, एंड दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, दे हैव लॉन्च्ड डिजिटल रुपी।
सब कुछ ऐप बेस होगा, तभी तो ब्लैक कम होगा। करेंसी जब तक रहेगी तब तक ब्लैक हमेशा बना रहेगा। और देखो कितना डिफिकल्ट सवाल है। ब्लैक कमाना आसान है, उसको रखना, उसको कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब असेसी कमाता है तो नहीं पकड़ा जाता, जब उसको रखता है प्रिजर्व करके तो पकड़ा जाता है, या जब वो कन्वर्ट करने जाता है तो पकड़ा जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऐसा आप सोचते रहो, जब जब आपको ऐसा कोई आइडिया आएगा कि सर ऐसे करूंगा और ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको हर बार बताऊंगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं। आप मैक्सिमम खा सकते हो, पैसा नहीं। वो करेंसी जा जाके मैकडोनल्ड पे मैकडोनल्ड खा सकते हो, 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हो, रुक नहीं सकते। रुकोगे तो फिर पैन वो लोग डॉक्यूमेंट, जिधर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, जिधर उनने पूछ लिया सर आपका नाम क्या है, हाँ ऐसा जिधर नाम नहीं पूछा जाता, पेट्रोल भर सकते हो गाड़ी में, क्यों पेट्रोल पंप पे नहीं पूछते कि व्हाइट किधर से आया, ब्लैक किधर से आया, आपको कुछ नहीं पूछा जाता। तो कंज्यूम कर सकते हो, आप सब्जी खरीद के ला सकते हो, दाल खरीद के ला सकते हो। देखिए 100 करोड़ है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन वो पैसे खत्म नहीं होंगे। और क्या प्रेशर रहेगा आपके पास, सोचो। जस्ट इमेजिन करो ना, 5 मिनट के लिए घर के अंदर 100 करोड़ है। इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, कितने गरीब हो तुम लोग। 100 करोड़ रहते तो बाहर पिकनिक पे जाओगे क्या, पहले मुझे बताओ। मसाज लेने जाओगे भी क्या? पता चला तुम मसाज लेने गए, इधर गायब हो गए, आग लग गई। हम मसाज वालों को घर पे बुला सकते हो, वो भी बड़ी बात है, फिर उनको पता चल जाएगा। उनको कोई पूछ लेगा क्या आप कहां से लेके जा रहे हो मैडम, आपको कहां से मिल गया। बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। तो बताओ मयूर प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगी। मयूर को डिसाइड किया है, मयूर ने बोला है कि मुझको इसको व्हाइट में कन्वर्ट करने का है। और ये इलीगल मनी नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं किया है मयूर ने, लीगल बिजनेस किया है, खाली नॉन जीएसटी में किया है। नॉन जीएसटी मतलब समझता है ना, कैश में बिल मारे हैं बस, और इसलिए कैश कमाया हुआ है। क्या ये कैश डिपॉजिट कर सकता है बैंक में? टैली करने वाले बता दो। डिपॉजिट करेगा तो कॉन्ट्रा एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू कैश अकाउंट जाएगा। कैश तो सिस्टम में कभी आया ही नहीं, तो नेगेटिव में चले जाएगा। तो वहां से पता चल जाता है कि आपके पास कैश था नहीं, आपने डिपॉजिट कहां से कर दिया, क्योंकि डिपॉजिट जो किया वो तो रियल था। मतलब जो आया था वो दिखाया नहीं था, तो गवर्नमेंट पकड़ लेता है, बोलता है फिर आया था तो इनकम मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो कैश डिपॉजिट डायरेक्टली नहीं हो सकता। और क्या कर सकता है लेजिटिमेट वे बताओ कन्वर्ट करने के? एक तो मैंने ही बता दिया, सेल्स ही मार लो, पहले कैश आ जाएगा बुक्स में और फिर डिपॉजिट कर देना। लेकिन जैसे ही सेल्स मारोगे व्हाइट वाला, तो फिर से क्या लगेगा उसके ऊपर? जीएसटी लगेगा। और इसका परचेस तो अभी है नहीं, क्योंकि ये झूठ मार रहे हो ना, परचेस तो है नहीं, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स। और जब टैक्स ही भरना था, अरे जब अब ब्लैक का व्हाइट करने में टैक्स भरना ही था, तो झक मारने के लिए पहले टाइम पे ब्लैक कमाए, तभी ओरिजिनली व्हाइट कमा लेते। तो बोलता है नहीं टैक्स भी नहीं भरना है। अब बताओ, तो सेल्स भी नहीं मार सकते, डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कर सकते, सेल्स करके डिपॉजिट नहीं कर सकते, और ब्लैक का व्हाइट कन्वर्ट तो करना ही है मयूर को। आज मयूर प्राइवेट लिमिटेड को बताइए। आप बोलोगे लोन की एंट्री मारता हूं मैं, आप लोग नहीं सोच पाओगे, तो मैं सोच लेता हूं क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने है, 9:30 मुझे क्लोज करना है। आप सोचोगे कि क्या करोगे आप, बताओ। लोन की एंट्री मारेंगे, कौन सी एंट्री मारेंगे? लोन्स की एंट्री मारेंगे। और लोन की एंट्री मारोगे तो दो दिक्कत है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। साइली बता देगी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन ले ही नहीं सकती, पब्लिक डिपॉजिट आप एक्सेप्ट ही
नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यू आर नॉट सपोज टू टेक पब्लिक डिपॉजिट। और अगर आपने गलती से ले भी लिया तो आपको एक आरओसी में एक फॉर्म भरना पड़ता है विच इज नोन एज DPT 3, और आप ऑब्वियसली इनकम टैक्स को क्या भरोगे, ITR विथ बैलेंस शीट ऑडिटेड। तो गवर्नमेंट के पास डेटा चला ही जाएगा कि आपने किससे क्या लिया है, लोन लिया है, और आपने जिससे लोन लिया हुआ है उनकी उतनी औकात नहीं है कि आपको उतना लोन प्रोवाइड करे, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं है। अब मैं आप लोगों से बोलूंगा 1-1 करोड़ का लोन दे दो गुरुकुल को, तो आप कहां से दोगे? लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा अरे कैश आपको इधर से लेके जानी है, कैश है हमारे पास, आप लोग सारे लोग क्या कर लो, अपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, और फिर गुरुकुल के अकाउंट में कैसे आएंगे या मयूर प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में कैसे आएंगे? आप सब लोग हमको क्या दे दो, लोन दे दो। प्रैक्टिकल वो ये नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आराम से पकड़े जाओगे, आरओसी में भी डिफॉल्ट होगा और इनकम टैक्स वाले भी पकड़ लेंगे, और ऑडिटर भी आपका नेगेटिव रिमार्क दे देगा आपको। ये पॉसिबल ही नहीं है। लोन्स भी पॉसिबल, और लोन लिया तो चलो मान लेते, चलो इग्नोर करता हूं कि ये सारा कंप्लायंस आपको पता ही नहीं है। आज अगर आपने किसी से लोन लिया है, कल कोई एम्प्लॉय आके बोल देगा साहब मैंने आपको लोन दिया था, याद है क्या? आप बोलोगे नहीं याद तो नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे, वो बोलेगा बैलेंस शीट ओपन करके देखो अपनी। आप बोलोगे अरे मैंने तुझको कैश दिया था ना, उसका किधर रिकॉर्ड है? मेरा लोन मुझको रिटर्न चाहिए। ऐसा हो सकता है, और लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट दोगे तो सामने वाले के अकाउंट में इनकम आ जाएगा, सामने वाले के अकाउंट में पैसिव इनकम आ जाएगा। जैसे आपने मम्मी के नाम पे से लोन लिया समझो, तो उसके नाम पे पैसिव इनकम आ गया। अब मम्मी को इनकम टैक्स की नोटिस आएगी, आपको पैसिव इनकम आया, ये तो बताओ आपका एक्टिव कहां से आया था? आपने कंपनी को 1 करोड़ का लोन दिया, वो ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर आपने 12 लाख इंटरेस्ट, वो भी ठीक है। ये तो बताओ वो देने के लिए आपके पास कहां से आया था? लेकिन उन्होंने दिया था गोनी भर के। अच्छा आ जाओ सब मिलके आ जाओ। समझ रहे आपको डिपार्टमेंट कैसे पकड़ता है? अंडर एस्टिमेट मत करो डिपार्टमेंट को। लवली एक्सपोर्ट ने बहुत बड़ा काम किया। लवली एक्सपोर्ट ने बोला सारे एम्प्लॉयज को बुलाया, सबको बोला पैसे लेके जाओ, कैश, पहले कैश लेके जाओ यहां से, पहले ऑफिस में से सारे बंडल उठा के लेके जाओ। एक चोपड़ी में हिसाब लिखा होगा किधर, तो मैक्सिमम कैश लेके जाओ, मैक्सिमम सारा कैश खाली कर दिया। पहले लेके जाओ, प्रेशर आ रहा है मुझे, सब लोग पहले कैश लेके जाओ। फिर धीरे धीरे धीरे, अचानक से नहीं, 50,000 से ज्यादा नहीं, धीरे 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 अपने अकाउंट्स में क्या करते रहना, डिपॉजिट करते रहना। बहुत बड़ा ऑपरेशंस किया उन्होंने, धीरे 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 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते रहना। सब आप अभी आपके अकाउंट में वाइट आ गया, गवर्नमेंट के रडार में भी नहीं आओगे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट अपने वन शॉट डिपॉजिट, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब ये मयूर प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, बहुत बड़ा, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आने, ऐसा बिजनेस प्लान बनाया, और आप लोगों को सबको आके बुलाया, ऐसा मीटिंग बुलाया, और मीटिंग में समोसा बिमोसा खिलाया, अच्छा 5 स्टार लेवल का खाना खिलाया, और बोला कि साहब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए। इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेटली मैं प्लेस कर रहा हूँ, प्लेसमेंट मतलब शेयर्स प्लेस करना। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं पब्लिक एट अ लार्ज करता हूँ, मैं अभी पब्लिक एट अ लार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नोन लोगों को बुला के बोल रहा हूँ कि भैया मुझको क्या चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, आप मेरे कंपनी में क्या लगा दो, पैसे लगा दो। प्रॉब्लम खाली क्या है यहाँ पे, मेरी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है, मेरी बैलेंस शीट की, मयूर की बैलेंस शीट अगर आज बनाओगे मयूर प्राइवेट लिमिटेड की, और उसके शेयर्स की अगर फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे तो 30 रुपया ही आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत कुछ असेट्स वगैरह होंगे नहीं। इन्होंने शेयर इशू किया 1000 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, जिसकी मार्केट वैल्यू 30 रुपए हो सकती है। मतलब जिस शेयर की औकात कितनी है, 30 रुपीज है, उसको इशू कितने में किया, 1000 रुपीज में। तो ऊपर का जो पैसा आता है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम तो वैसे 110 से लेके 1000 के बीच में जो है 990 को ही प्रीमियम बोला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाता है।
लेकिन ये जो प्रीमियम है ये रीजनेबल प्रीमियम था, 10 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में 20 रुपए का जो प्रीमियम था ये रीजनेबल अमाउंट था, क्योंकि उतना तो उसकी वैल्यू थी कंपनी की। 10 का शेयर 30 में जाना चाहिए था, वो रीजनेबल प्रीमियम है। 30 रुपए का शेयर जो 1000 रुपए में गया और ये जो एक्स्ट्रा 970 आपने लिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम बियॉन्ड फेयर मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रीमियम बियॉन्ड फेयर मार्केट वैल्यू। सबने आपने शेयर्स लिए, बताओ आप क्यों ले रहे हो? 30 रुपए की चीज 1000 रुपए में क्यों ले रहे हो? उसका एक लॉजिक आप बता दो ना, क्यों ले रहे हो? मार्केट में लोगे क्या? 30 रुपए की चीज 1000 रुपए में खरीदोगे क्या मार्केट में जाके? तो ये वाली क्यों खरीद रहे हो? पैसे तुम्हारे बाप का है क्या? पैसा तो कंपनी का था ना, तो तुम्हारे पास नहीं खरीदने का चॉइस है क्या? तुमको तो खरीदना ही पड़ेगा। अब बहुत बड़ा पैसा बैंक के अकाउंट में है। अब मुझे बताओ, शेयर कैपिटल के ऊपर जीएसटी लगता है क्या? अरे ये सेल है क्या? नहीं लगता ना, ये कैपिटल है ना। ये लोन है क्या जो रिटर्न देना है? नहीं देना है। अच्छा, कल लिक्विडेशन होगा भी, कोई आप जैसे उठ के आ भी जाएगा, मेरे पैसे रिटर्न चाहिए, तो 10 रुपये मिलेगा आपको, क्योंकि फेस वैल्यू रिटर्न करनी है हमें। प्रीमियम हम रिटर्न नहीं करते, हमारी लाइबिलिटी जो होती है वो फेस वैल्यू तक होती है। कंपनी टेक ओवर भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड शेयर्स ही रहेंगे, मेजॉरिटी स्टेक तो फाउंडर के पास ही रहेगा। तो बहुत सारी चीजें मैनेज, परफेक्ट टैक्स की चोरी है ये, इसको परफेक्ट शॉट बोला जाता है। फिर भी डिपार्टमेंट ने इनको पकड़ा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, कैसे करते। टैक्स की चोरी आसान नहीं है, मुझे आपको खाली इतना डेमोन्स्ट्रेट करना था आज, क्योंकि मैंने तुम लोगों का कॉन्फिडेंस देखा ऊपर ऑपरेशनल फ्लोर पे। हाँ, कम करना है, आओ मत करो, बहुत मारेगा डिपार्टमेंट एक दिन तुम लोगों को। हाँ, मुझे खाली बताना था कि बहुत सीरियस धंधे में हम लोग, करना है तो ऐसा कुछ बड़ा करो कि डिपार्टमेंट पकड़े तभी भी बोले अरे वाह क्या खेल गए आप। टाइम लगा हमको, लेकिन समझ में आया बहुत लेट। डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस भेजी और सबसे पहला सवाल पूछता है डिपार्टमेंट, पहला कि बताओ आइडेंटिटी बताओ कि आपके पास इतना पैसा दिया किसने। क्या मैं जब आपसे शेयर्स लेता हूं तो आपकी आइडेंटिटी मैंने ली होगी? क्या लिया होगा आप लोगों से? आधार पैन तो लिया ही होगा। हाँ, तो आइडेंटिटी मैंने इस्टेब्लिश कर ली। बहुत डिफिकल्ट सवाल था क्या इनकम टैक्स का? नहीं। दूसरा इनकम टैक्स पूछता है जेन्युइननेस, क्योंकि इतने लोगों ने आपको पैसे दिए। मैंने बोला सर हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो देखो क्या बढ़िया है, आप भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे, तो जेन्युइननेस है। नहीं, लेकिन मार्केट में तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे चालू है, JSW का भी प्रोजेक्ट है, रिलायंस का भी है, आप ही के जैसे घटिया मयूर प्राइवेट लिमिटेड में ही लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया? अरे सर ऐसे क्या बात कर रहे हो, ये सारे हमारे एम्प्लॉय है, नाते रिश्ते के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, मुझे पर्सनली जानते हैं, इसलिए मेरे पे इन्वेस्ट किया है उन्होंने। मेरी कंपनी की उतनी औकात नहीं, मेरी है, उसके लिए किया है। जेन्युइननेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट ने इनको तीसरा सवाल पूछा, क्या इनकी औकात है 1-1 करोड़ इन्वेस्ट करने की? उसको बोला जाता है क्रेडिट वर्दीनेस। क्या बोला जाता है? क्या इनकी इतनी औकात है कि आपके पास इतना पैसा वो इन्वेस्ट करे? किसी ने 40 लाख के शेयर्स लिए, किसी ने 30 लाख के लिए, किसी ने 1 करोड़ के लिए, किसी ने 3 करोड़ के शेयर्स लिए आपके। क्या इनकी इतनी औकात है? मैं बोला वो मैं कैसे बताऊं सर उनकी औकात है कि नहीं है, क्योंकि आप जब मैं शेयर्स लेने आता हूं, मैंने शेयर इशू किए, मैंने बोला जिसको जितने शेयर्स लेने हैं ले लो, लोगों ने ले लिए। अब मैं उनको कैसे पूछूं कि उनकी औकात है कि नहीं है? और औकात कैसे डिफाइन होती है? पास का ITR देख के डिफाइन होती है। जो पैसे कमा रहा है हर साल उसी के पास तो सेविंग्स हो सकती है। समझ रहे हो ITR क्यों भरना पड़ता है जब आप गरीब होते हो? अरे अचानक से कोई अमीर होता है क्या? अचानक से कोई अमीर होता है तो डिपार्टमेंट पकड़ लेता है उसको। तो आपको अमीर भी धीरे धीरे होना होता है। तो जब नहीं होता तभी भी ITR भरना पड़ता है, क्योंकि जब होगा और डिपार्टमेंट पूछ लेगा कि ये जमीन कहां से आई, ये घर कहां से आया, ये गाड़ी कहां से आई,
तो आपके पास 10 साल का ITR होना चाहिए। सर 10 साल से तो इनकम टैक्स भर रहा हूं, उसमें से जमा की हुई ये पूंजी हो। इससे ज्यादा ओवर ओपनली नहीं बता सकता मैं कि क्या करना होता है। टैक्स की प्लानिंग हो या टैक्स की चोरी हो, शॉर्ट टर्म में नहीं की जाती, लॉन्ग टर्म में की जाती है हमेशा। पकड़े जाने के भी उतने ही चांसेस है जैसे ये लोग पकड़े गए। बहुत परफेक्ट प्लानिंग किया था इन्होंने बोला हम नहीं बताएंगे। मेरे ड्राइवर ने 40 लाख कहां से लाए ये मैं आपको नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है ना, आप समझ रहे हो ना, उसने कहां से लाए। कंपनी ने चैलेंज किया कि मैं क्यों बताऊं कि उसने कहां से लाए। आपको सवाल का जवाब चाहिए, आप मांग सकते हो, आप उससे मांगो, मुझसे मत मांगो। अब उससे मांगो मतलब यार ये 50, 60, 70, 80, 100, 150 लोग अलग अलग एरिया के, अलग अलग आधार कार्ड के, कोई बिहार का, कोई राजस्थान का, कोई झारखंड का। डिपार्टमेंट उतना बड़ा ऑपरेशन रन नहीं कर सकता और उनको छोटे छोटे लोग नहीं पकड़ने हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड टाइम होता है केस ओपन करने के बाद उसको क्लोज करने का। एक तो ओपन करने का भी लिमिटेड टाइम होता है, वो टाइम निकल गया रहता है। आपने चोरी की और टाइम निकल गया पकड़ने का। आप समझ रहे हो क्या? आपने बस में चढ़े, आपने विदाउट टिकट ट्रैवल कर लिया, उतर गए, अब मार्केट में घूमे, 3 दिन के बाद मिले आप उनको। 3 दिन के पहले का थोड़ी ना क्या पेनल्टी लेंगे आपसे। आप तो बोलोगे ना, आप तो डिनाई कर दोगे। तो ऐसे होता है। तो टाइम लिमिट का भी यहां पे एक गेम होता है। तो डिपार्टमेंट आपकी केस ओपन कर दी ओपन, लेकिन डिपार्टमेंट हार गया। यहां पे डिपार्टमेंट हार गया। डिपार्टमेंट इन्होंने क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश नहीं की, आइडेंटिटी की, जेन्युइननेस की, क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश नहीं की। और ये 3 सवाल पूछने का पावर सेक्शन 68 देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एग्रीगेशन ऑफ इनकम का पहला सेक्शन, कि अगर आपके बैंक अकाउंट में या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी अगर कैश क्रेडिट हुआ है, कोई भी पैसा आपके अकाउंट में आया हुआ है, तो डिपार्टमेंट 3 चीजें हमेशा पूछ सकता है आपको। आइडेंटिटी किसने दिया, जेन्युइननेस क्यों दिया, और तीसरा सबसे डिफिकल्ट सवाल, क्या देने वाले की उतनी औकात है फाइनेंशियल कि उतना दे सके। वो प्रूव करना पड़ता है आपको। ब्लैक मनी होगा तो गिफ्ट ऑन मैरिज इज नॉट टैक्सेबल इनकम। आप बता सकते हो कि मेरी शादी थी आज। कुछ लोग ब्लैक का व्हाइट करने के लिए शादी कर लेते हैं साहब। मेरी शादी थी और शादी पे मेरे चाहने वालों ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारे पॉकेट आए, और मैं आज वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं। इनकम टैक्स अगर स्क्रूटिनी खोल भी देगा तो मैं बोल दूंगा कि मेरे चाहने वालों ने मुझे गिफ्ट दिए थे। तो डिपार्टमेंट बोलेगा पहले आइडेंटिटी बताओ किसने दिए थे, मैं दे दूंगा ये मेरे दोस्त थे। दूसरा जेन्युइननेस, क्यों दिए, शादी कर रहा था इसलिए दिए। लेकिन शादी में हमारे गांव में चम्मच वाटी गिफ्ट देते हैं, थाली गिफ्ट देते हैं, 500 रुपए का पॉकेट करते हैं, बुके देते हैं। 5-5 करोड़ नहीं देते साहब, 50-50 लाख भी नहीं देते। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है हमको कि आपके दोस्त इतने अच्छे कैसे निकल गए कि आपको 50-50 लाख आके उन्होंने कैश में दे दिया है। तो डिपार्टमेंट क्या पूछेगा अभी, उनकी औकात बताओ 50 लाख देने की है कि नहीं। अभी कोई आर्टिकल है सीए का उस लिस्ट में, उसको खाली बोला गया था कि आपका नाम लिख रहा हूं मैं लिस्ट में, उसने बोला लिख दे, मेरे बाप का क्या जा रहा है, वो तो पनीर खाने में बिजी था। क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं है। क्रेडिट वर्दीनेस को दूसरी भाषा में मैन ऑफ मीन्स बोला जाता है। मैन ऑफ मीन्स मतलब जिसके पास मीन्स है, जिसके पास सोर्स है, वही मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। जमीन कौन ले सकता है, मैन ऑफ मीन्स। इक्विटी में इन्वेस्ट कौन कर सकता है, मैन ऑफ मीन्स। डोनेशन कौन कर सकता है, गिफ्ट कौन कर सकता है, मैन ऑफ मीन्स। और मैन ऑफ मीन्स मतलब मैन ऑफ ब्लैक मीन्स नहीं, मैन ऑफ व्हाइट मीन्स होना चाहिए। तो ये केस हो गई। हाई कोर्ट ने मयूर प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में जजमेंट दिया।
या लवली एक्सपोर्ट के फेवर में जजमेंट दे दिया कि क्रेडिट वर्दीनेस आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2011 के आसपास हुआ जब मैं सीए फाइनल में था और मैं सारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के केसेस को पढ़ता था। मैं बहुत खुश हो गया। अब तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये करते कैसे हैं। अभी कोर्ट ने पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बना के दिया कि ऐसे ऐसे करो तो आप पकड़े नहीं जाओगे, और सर्टिफाइड बाय कोर्ट कि ऐसे करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। खाली उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो प्रणब मुखर्जी थे, बहुत ही पोलाइट इंसान। पोलाइटली उसने बोला ये सब फालतूगिरी है, आपको क्रेडिट वर्दीनेस लानी पड़ेगी। उन्होंने तो ये भी बोल दिया आप क्रेडिट वर्दीनेस लाओ ही मत, हमारे इनकम टैक्स के पास इतना टाइम ही नहीं कि जेन्युइननेस देखे, आइडेंटिटी देखे। हम आपको तीनों सवाल ही नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो आप जवाब भी देने के लिए, क्योंकि जवाब देने के लिए आप रेडी होते हो। अरे दृश्यम मूवी देखा है ना आपने, पाव भाजी का भी बिल संभाल के रखा है आपने, क्योंकि आपको पता है आगे जाके कहीं यूज होगा। मतलब जवाब आपके पास रेडी होते हैं। तो हमने सवाल ही पूछना बंद कर दिया। उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया इनकम टैक्स में, याद रखोगे आप लोग ये नंबर 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज ये क्या होता है, क्लॉज 7B। इतना तो याद रखो खाली 56(2). और इसमें आज एकदम क्लियरली लिखा है एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर शेयर इशू करती है प्रीमियम पे बियॉन्ड फेयर मार्केट वैल्यू तो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इज डायरेक्टली टैक्सेबल। प्रूव करने की जरूरत है क्या कुछ जेन्युइनता? नहीं, पूछ कहाँ रहा है। मतलब मेरे केस में 1000 रुपया माइनस 30 रुपया 970 इज योर इनकम, और आपको इसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। आपके पास नहीं भरने का चॉइस है ही नहीं, कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा, आपको खुद ही भरना है। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है हमारे देश में। और ये आप बोलोगे फिर मैं वैल्यूएशन में ही गड़बड़ी कर लेता हूं, वैल्यू ही बढ़ा के ले लूंगा। फिर देखो ना माइनस क्या हो रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ना। मैं बोल दूंगा मेरी वैल्यू 60 रुपए, तेरी औकात नहीं है वैल्यू करने की, ठीक है ना। वैल्यूएशन करने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है, रूल 11 UA। वो रूल के हिसाब से ही वैल्यू होगा, और सर्टिफाइड वैल्यू और जो होते हैं रजिस्टर्ड वैल्यू और होते हैं वही वैल्यू करके देंगे। और उनके पास भी चॉइस नहीं कि अपनी मनमानी करे हो, उनको भी कौन सा रूल फॉलो करना है। मतलब इनकम टैक्स ने वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं ना शेयर्स की, वो भी लिख के दिया है। अब खेल के दिखाओ, समझ रहे हैं आपको, ये पॉसिबल है। जो मैंने बताया वो पॉसिबल है। मैंने आपको चोरी बताई, हाईकोर्ट में लेकर गया मैं, हाईकोर्ट में चोरी सर्टिफाई हो गई, फिर गवर्नमेंट भड़क गया, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाई और वो चोरी जो थी उसको एंटी चोरी बना दी। अब ये चोरी आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक कदम जाके दिखाओ। चोरी हाईकोर्ट, एंटी चोरी एक कदम ऊपर जाके दिखाओ। नहीं जा पाओगे, बहुत छोटे बच्चे हो आप लोग। Elite Gurukul is not a closely held company. Elite Gurukul is a public limited company, and this clause is not applicable to Elite Gurukul Limited. बहुत लंबा, बहुत पहले ही सोचना होता है। आप लोग टैक्स पढ़ते हो एग्जाम के लिए, मैं आपको खाली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, उसमें भला नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन उससे भला नहीं होगा किसी का। अगर आप बहुत लंबा खेलना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे से। अब बताओ सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B याद रहेगा कि नहीं? मुझे याद रहेगा कि तुम्हारा रहने दो। जिसने इस सेक्शन को खेला है उनको तो याद रहना चाहिए।
तो सेक्शन जब प्रैक्टिकल बन जाते हैं, सेक्शन जब लाइव बन जाती है, तो सेक्शन भूलने का चांस ही नहीं होता फिर। तो इसके साथ में आपको 2 सेक्शन पढ़ाए। एक मैंने पढ़ाया सेक्शन 68। सेक्शन 68 का नाम क्या है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में आपको क्या क्या डिफाइन करना होता है गवर्नमेंट को? देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे, एनी सम found credited in the books of account of the assessee and assessee offers no explanation about the nature and source or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of AO, the sum so credited may be charged as income। आपके अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट हुआ है, आप बता रहे हो कि लोन लिया है, आप बता रहे हो कि गिफ्ट लिया है, आप बता रहे हो कि आपके पापा ने आपको गिफ्ट दिया और आपके पापा मैन ऑफ सोर्स, मैन ऑफ मीन्स नहीं है, तो वो इनकम बना देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लोन इनकम हो जाता है, शेयर्स इनकम हो जाता है, एनी डिपॉजिट इनकम हो जाता है। सेक्शन 68 को लाइटली मत लो, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऑब्वियसली ये जो लॉ मैंने बताया वो वेंचर कैपिटल फंड को एप्लीकेबल नहीं है। सर वेंचर कैपिटल फंड कौन से फंड? जो पता आपको स्टार्टअप वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत हाई वैल्यू पे इन्वेस्ट करते हैं। अरे वो तो बियॉन्ड फेयर मार्केट, स्टार्टअप की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? स्टार्टअप की तो कोई औकात ही नहीं होती, लेकिन स्टार्टअप में बहुत सारे लोग हाई वैल्यू पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको एक्सेप्शन है, उनको सेबी ने ही अलाउ किया है कि आप जिनके औकात नहीं है उनको भी आप प्रीमियम में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो वेंचर कैपिटल फंड को, वेंचर कैपिटल कंपनीज को ही खाली अलाउड है। तो वो एक्सेप्शन भी है, प्रोवाइजो मतलब क्या? एक्सेप्शन टू द लॉ। ये प्रोविजन वहां पे नहीं लगती क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड ब्लैक आपकी लेके जाके डिपॉजिट नहीं करेगा ना। और अगर आपके पास ऐसा वेंचर कैपिटल फंड है जो आपकी कैश लेके जाके डिपॉजिट करके फिर से डिपॉजिट करने वाला है आपके पास, तो खेलो फिर आप भी बड़े खिलाड़ी हो, फिर आप इंटरनेशनल हो। हाँ, अमीर लोग करते ही होंगे ना, प्रोवाइजो का भी बेनिफिट ले सकते हो ना आप। हम तो गरीब लोग हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला हम प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे नहीं। प्राइवेट लिमिटेड को बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल है, पब्लिक लिमिटेड बना दो प्रोविजन ही नहीं एप्लीकेबल होगी, या एलएलपी बना दो, एलएलपी को भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जो मैंने अभी बताया सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B, एलएलपी अपने पार्टनर से, पार्टनर्स की फैमिली से, फ्रेंड से लोन ले सकती है, ले सकती है, एलएलपी ले सकती है, कंपनी नहीं ले सकती, और लेगी तो डीपीटी 3 भरना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई असेसी आता है बोलता है मेरे को खेलने का ऐसा है ये सब, तो आप उसको कंपनी सजेस्ट करोगे क्या मुझे इतना तो बताओ? नहीं सर, खेलने गेम आप इफ यू वांट टू प्ले देन कंपनी इज नॉट योर गेम। तो और कोई एंटिटी खोलो जिसमें आप थोड़ा खेल सकते हो, वहां पे थोड़ा फ्री हैंड है, वहां पे 1 टप्पा आउट नहीं होता। यहाँ पे 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा सब आउट है, पकड़े जाओगे तो सब आउट है, और यहाँ पे पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिकॉर्ड ही उतनी क्रिएट होते हैं, और सारे रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर होते हैं। कैसा लगा आपको टैक्स की चोरी पढ़ के? शुरू में ही कितने अलग अलग टाइप की मैंने चोरियां आपको पढ़ाई आज। क्या बात करते हो कि इनकम टैक्स थ्योरेटिकल लॉ है? थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है। और आपको इनकम टैक्स की वाइट साइड, ब्लैक साइड और एक बीच में निकलती है ग्रे साइड, दोनों पता होनी चाहिए, तीनों पता होनी चाहिए, तब आपको इनकम टैक्स आएगा। वाइट तो पूरे इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, ब्लैक जो आप सोचते हो, ग्रे ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग बात करते रहेंगे ग्रे की। चलो, नमस्कारम, थैंक यू।